किमहम् आगन्तुं शक्नोमि महोदय? आगम्यताम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। बैठ जाइए। धन्यवाद सर। परिचय दीजिए। मम नाम राजेशः। अहं मूलतः मध्यप्रदेशराज्यस्य विदिशाजनपदस्य निवासी अस्मि। मम प्राथमिकी एवं च माध्यमिकी शिक्षा गुरुकुले अभवत्। तदनन्तरं स्नातकोपाधिः अहम् उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयतः कृतवान्। तदनन्तरं शिक्षाशास्त्री उपाधिः अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः कृतवान्। अधुना अहं स्नातकोत्तर कुर्वन् अस्मि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयतः। अस्तु, भवान् सम्प्रति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये परास्नातक कक्षायाम् अस्ति। स्नातकोत्तरं। स्नातक, हाँ, परास्नातक अस्तु। एङ्गः पदान्तादति अस्य सूत्रस्य व्याख्या क्रियता। एङ्गः पदान्तदति पदान्ताद् एङ्गात् उत्तर यदि अति अकार आगमिष्यति तो तर्हि पूर्वरूपसन्धि भवति। जैसे कि हरे एव, अत्र एङ्गन्तपदमस्ति हरे और अब हरे अब, तो अकार आगच्छति तो पूर्वरूपसन्धि भवति, तो अवग्रह चिन्ह भविष्यति अकारस्य। अस्तु, आप जब कक्षा में जाएंगे, आपने अपने विषय में बताया कि मैं संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकता हूँ। जी सर। एक छोटा बच्चा जिसे संस्कृत से डर लगता है, उसे कैसे अपनी ओर आकृष्ट करोगे आप? सबसे पहली चीज़ सर यही होगी कि मैं अपने शिक्षण को इतना प्रभावी बनाऊंगा या उसमें नवाचार रखूंगा जिससे कि बच्चा आकर्षित हो और उसकी रुचि उत्पन्न करूंगा इस प्रकार की एक्टिविटी करके, जिससे कि उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो। सही प्रकार से गायन वगैरह ये सब चीज़ों का मैं उपयोग करूंगा अपनी कक्षा आपको में। छंद पढ़ाना है, जी सर। तो कैसे आप जोड़ पाएंगे छंद से? एक कोई छंद पढ़ा करके बताइए ऐसे। छंद जैसे कि सर मेरे को उपजाति छंदी पढ़ाना है, तो मैं श्लोक गाऊंगा। गुणाः गुणज्येषु गुणा भवन्ति। तो पहले मैं पूरा श्लोक बोलूँगा, फिर उसके बाद मैं उच्चारण करूँगा और बच्चों को भी उच्चारण कराऊँगा, तो वो उस छंद को सीखेंगे और उस लय को भी वो सीखेंगे। तो जब वो गाएंगे तो उन्हें अच्छा भी लगेगा और वो ये खुद भी जब गाएंगे तो उन्हें ये फील होगा कि हम गा सकते हैं। तो उससे बच्चा आपसे जुड़ा हुआ अनुभव करेगा। बिल्कुल सर। ठीक है। गवाग्रम में संधि बताइए। गवाग्रम में यहाँ पर अवंग स्फोटायनस्य गो को अवंग आदेश हो जाता है और फिर अग्रम है तो वहाँ पर गवाग्रम बन जाता है फिर। ठीक है। और ध्रुवम अपाय अपादानम, अत्र अपायः कः? अपायः अर्थात पृथक होना। जैसे ध्रुवम स्थिर, कुछ भी चीज स्थिर हो सकती है, जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, तो वृक्ष स्थिर है, उससे जब पत्ता गिर रहा है तो उसे कहेंगे अपाय है, वो अलग हो रहा है। और जो ध्रुवम है वो वृक्ष हो गया है, स्थिर है वो। ध्रुव से क्या अर्थ है यहाँ पे? ध्रुव एक स्थिर कह सकते हैं। स्थिर कह सकते हैं। हाँ। तो धावतो अश्वात् पतति, तो घोड़ा दौड़ रहा है और उससे बालक गिर गया, तो यहाँ वो तो स्थिर नहीं है, तो क्या वो ध्रुव है या नहीं है? जी सर बिल्कुल। जो घोड़ा तो दौड़ रहा है पर जो उसकी जो पीठ है वो स्थिर है, तो वो पीठ से गिर रहा है ना। यहाँ ध्रुव से तात्पर्य स्थिर कहेंगे कि अवधिभूत कहेंगे? हाँ, अवधिभूत कहेंगे सर उसे लघु सिद्धांत कौमुदी में अवधिभूत कहा गया है। अच्छा, ठीक है। नमस्ते शब्द जो है इसमें संधि और कारक दोनों का कैसे बता सकते हैं? इसमें सर नमस्ते में विसर्ग संधि है नमः ते, तो नमः के योग में चतुर्थी होती है। अच्छा, तो सूत्र है कोई उसके लिए? नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम्ब षड योग। अच्छा, ये अव्यय पद है, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है सर। ठीक है। राजेश जी, इस तेजी से आगे बढ़ते भारत में जी सर, संस्कृत जैसी मरती एक भाषा का महत्व आप कैसे बताएंगे, खासकर कैसे समझाएंगे इसे छठी कक्षा के बच्चे को? मैम, मरती भाषा तो नहीं कह सकते हम। संस्कृत तो हमेशा जीवित रही है और अभी भी जीवित ही है। संस्कृत का महत्व हम ऐसे सिखा सकते हैं कि आजकल हम शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं पर उसमें कितने मूल्य हैं
मूल्यपरक शिक्षा तो हम नहीं ले पा रहे हैं, परंतु संस्कृत के ऐसे अंदर मतलब ऐसे मूल्य हैं जो हमें सिखाते हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत के विचार हैं, मतलब सभी के साथ, और आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, ये सारी जो सुक्तियाँ हैं, इससे संस्कृत का मतलब महत्व दृष्टिगोचर होता है। तो बच्चे को ये सब चीज़ें बताएंगे, जब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें संस्कृत में हैं तो वो उसके प्रति आकर्षित होगा और उसे पढ़ेगा वो। संस्कृत को मैंने मर्ती भाषा इसलिए कहा क्योंकि जब मैं सड़क पे चलती हूँ और मैं कहीं कोई साइन बोर्ड देखती हूँ तो मुझे वहाँ संस्कृत नहीं दिखती है। मैं कोई मूवी देखने जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे जो कास्ट या फिर डिस्क्लेमर्स हैं वो संस्कृत में नहीं दिखते हैं। या मैं अगर अपना फ़ोन चलाती हूँ तो मुझे आम तौर पर जो है गूगल भी संस्कृत में, मुझे सेटिंग चेंज करके शायद वहाँ जाना पड़े अलग से। छठी कक्षा के बच्चे के लिए तो ये आज एक ऐसी भाषा है जो विलुप्त होती दिख रही है, इसलिए मैंने इसको मरता। आपका क्या कहना है इसके मामले में? मतलब जी कि मैम, हमारी आपने कहा कि देश की सरकार, क्या आपको लगता है इस लिहाज में कुछ कर पा रही है हमारे लिए? जी बिल्कुल, अब जो हमारा पाठ्यक्रम बन रहा है उसमें संस्कृत के जो विषय हैं, जैसे गीता है और जैसे कुछ और भी हैं जो मतलब कि एथिक रूप में ही है, नैतिक रूप में गीता वगैरह, वो सब जोड़े जा रहे हैं, तो वो संस्कृत के ग्रंथ हैं, तो बच्चे प्रभावित होंगे उनके अच्छे वचनों से। और फिर आपने कहा कि आपने संस्कृत लिखी हुई नहीं देखी है, तो हम देखते हैं कि जो अपने केंद्रीय विद्यालय का जो लोगो है उस पर लिखा है तत्त्वम पूषम अपावृणु, जो कि यजुर्वेद का एक वाक्य है, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ होता है, ये ध्येय वाक्य है वहाँ पर। तो पर ये सब चीज़ें तो हैं ही, पर संस्कृत ऐसी है कि हमारे अंदर होनी चाहिए, वो उसके जो मूल्य हैं वो हमारे अंदर होने चाहिए। अब धीरे धीरे काम हो रहा है, सरकार जागरूक है इन चीज़ों को भी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हमारे जो उपनिषद के पंचकोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, वो उन सब चीज़ों का भी समावेश किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। ठीक। आपने लिखा है कि आप आत्मीय संबंध ऐसी कलाओं में विश्वास रखते हैं, तो मतलब अपनी इस कला को आप कैसे विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों की निजी जिंदगी में अपना सकते हैं या उन्हें सिखा सकते हैं? अगर एक बच्चा बस में किसी दूसरे बच्चे को धमका रहा है, बुली कर रहा है, आपने सुना होगा जी, तो आप कैसे उनको इस चीज़ से बाहर निकालोगे? मैं सबसे पहले जो बच्चा ऐसा कर रहा है मैं उससे बात करूँगा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उस कारण को मैं जानूँगा कि आपको क्या मिलता है। फिर उसको मैं बताऊँगा कि इसके कितने गलत प्रभाव हैं, आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा फील होगा, उस स्थिति में आप कैसा अनुभव करेंगे। तो मैं उसको ये सब चीज़ें बताऊँगा तो वो समझेगा उस टाइम कि ये गलत है, कि आपका सीनियर आपके साथ ऐसा करे तो आपको कितना बुरा लगेगा, आप उस स्थिति में होंगे। तो इस प्रकार से मैं उसको ये भी जानूँगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्या मिलता है इससे। तो ये सब चीज़ें करके मैं उसे समझा सकता हूँ। भारत में कुछ संस्कृत के संस्थाओं के बारे में बताना चाहेंगे, कहाँ कहाँ है? जी बिल्कुल, अभी 2019 में ही 3 तो हमारी नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, जिसमें से कि एक लाल बहादुर शास्त्री है, एक तिरुपति है और एक संस्थान है ये अपना। ये 3 मतलब कि संस्कृत में काम हो रहा है। पहले ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में थी, अब ये नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी बनी। इनके इतर भी बहुत सारी हैं, जगत गुरु है, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय जिससे मैंने BA करी है, और गुरुकुल हमारे चल ही रहे हैं बहुत सारे परंपरा से अभी भी। और विदेश में कहाँ कहाँ है? विदेश में जैसे कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज में संस्कृत के लिए शोध का कार्य होता है वहाँ पर। और फिर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर जिज्ञासु जो लोग हैं वो पढ़ते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड वगैरह में। कैम्ब्रिज का तो मैंने सुना है, कैम्ब्रिज में है, और का मेरे को इतना पता नहीं है, पर हाँ जर्मनी में भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर संस्कृत पढ़ते हैं। और मैं अभी जैसे मैं JNU से मैं MA कर रहा हूँ, तो वहाँ के टीचर्स लोग बताते हैं कि JNU वगैरह से छात्र जो जिज्ञासु छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं संस्कृत, और पढ़ते हैं, जैसे 6 महीने के लिए वो पढ़ने के लिए आते हैं, तो संस्कृत में उनकी रुचि होती है। एक उदाहरण के रूप में एक चाइनीज़ लड़की मतलब कि इंडिया में आई हमारे सेंटर में ही, वो इतनी अच्छी हिंदी सीख गई थी, वो यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी अच्छी हिंदी बोलने लग गई थी। तो ये सब चीज़ें तो रुचि तो है संस्कृत के प्रति। जैसे KVS ने 2018 में अपने सभी इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे, जिसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, जिसमें एक में आपका परिचय, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें बीच में GK के क्वेश्चंस भी डाल दिए जाते थे, साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, आप कहाँ से आते हैं उससे संबंधित सवाल, ये सारी चीज़ें होती थी। अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ तो उसमें होती है कि आप जिस लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके किसी एक चैप्टर की डेमो टीचिंग।
तो हमने भी उसी पैटर्न पर इन अपने सारे इंटरव्यूज को शूट किया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और डेमो वाला पार्ट जो होता है, कई इंटरव्यूज में पहले पूछा जाता है, कई में बाद में पूछा जाता है। वो इंटरव्यू के मूड पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो अमूमन 10 से 15 मिनट होता है, लेकिन हमने जब स्टूडेंट एक इतनी दूर से चल के हमारे पास इंटरव्यू देने आया तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देने की कोशिश की, यानी हमने ये इंटरव्यू जो है 15 से 20 मिनट के रखे हैं। लेकिन जो जनरल एक एवरेज टाइम होता है केवीएस इंटरव्यूज का, वो होता है 10 से 15 मिनट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आप भी ऐसी ही तैयारी करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही आपका बढ़िया पैनल एक इंटरव्यू ले, रिकॉर्डेड वीडियो आपको बाद में मिल जाए जिसे आप रिव्यू कर पाएं, आप भी चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू को पैनल रिव्यू करके आपको रिमार्क्स भी दे, वो भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा। तो अगर आप ये सारी ही चीज़ें चाहते हैं तो आप भी हमारे केवीएस मॉक इंटरव्यू के बैच में एनरोल कर सकते हैं, और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पे जाकर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टीम आपसे अपने आप कनेक्ट कर लेगी। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके केवीएस के इंटरव्यूज के लिए। अच्छा, 6ठी से 8वीं के दौरान जो हमारा स्कूल होता है, विद्यालय होता है, सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार कितनी भाषाएं पढ़नी होती है? सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार वो त्रिभाषा सूत्र का था अभी तो। अच्छा, तो 3 भाषाएं। 3 भाषाएं होती है। इसमें अमूमन छात्र किन 2 भाषाओं को प्रथम रूप से चुनते हैं? अमूमन छात्र देखें तो वो इंग्लिश को लेते हैं और एक हिंदी को लेते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरी भाषा के रूप में छात्र जो हैं किस भाषा को चुनते हैं? तीसरी भाषा के रूप में बहुत सारे छात्र होते हैं जो संस्कृत को ले लेते हैं। मान लिया आप एक जगह पे पढ़ा रहे हैं, 5वीं के कुछ छात्र आके आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, कर्नाटक में आपका केंद्रीय विद्यालय है, और आपसे पूछते हैं कि सर हमें कौन सी भाषा लेनी चाहिए। वो इंग्लिश को लेकर तो तैयार हैं, कन्नड़ को लेकर भी उनकी सोच बनी हुई है कि ये भी हम पढ़ेंगे, हिंदी और संस्कृत के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, आप कौन सी भाषा लेने की उन्हें सलाह देंगे? तो सर मैं उनको बिल्कुल संस्कृत लेने के लिए कहूँगा। आपको लगता है हिंदी उतनी महत्वपूर्ण जीवन में है नहीं? नहीं सर, हिंदी भी महत्वपूर्ण है, पर मैं संस्कृत का टीचर हूँ तो मैं इसलिए उनको कहूँगा कि जब मैं खुद उस सब्जेक्ट को वहाँ पर पढ़ाऊँगा तो मैं उन्हें इतनी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण कर्तव्य तरीके से पढ़ाऊँगा। मतलब जो वहाँ उस विद्यालय में हिंदी के शिक्षक हैं वो उतने जिम्मेदार नहीं है जितने आप हैं? नहीं सर, वो भी जिम्मेदार हैं, पर मैं अपने विषय की जानकारी रखता हूँ तो मैं खुद कह सकता हूँ, तो इसलिए मैं उनको। तो आपसे जब छात्र पूछेंगे तो आप एक तरीके से इस तरीके से उन्हें कहेंगे कि मैं बहुत बेहतर पढ़ा दूंगा, तो संस्कृत ले लो? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा। ठीक है, 2 कारण बताइए जिसमें मैं हिंदी ना लेके संस्कृत लूँ। मैं लेना चाहता हूँ, बताइए मैं हिंदी ना लेके संस्कृत क्यों लूँ? हिंदी ज़्यादा जगह काम आती है, ज़्यादा राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है, कन्नड़ मेरे अपने ही की भाषा है, अंग्रेजी में बाहर जाना चाहता हूँ, इसलिए मेरे घर वालों ने बोला। अभी हिंदी संस्कृत में बताओ 2 कारण क्यों लूँ संस्कृत? जब आप संस्कृत लेंगे तो संस्कृत के साथ आप जब संस्कृत पढ़ेंगे तो आप हिंदी भी सीख ही जाएंगे, क्योंकि जो संस्कृत भाषा है उससे ही हिंदी की उत्पत्ति होती है। तो जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हमें हिंदी भाषा भी आ ही जाती है लगभग। तो एक आपने जब आपसे मैम ने पूछा और संस्कृत के बारे में आपने बताते हुए आपने कहा कि संस्कृत से हमें नैतिक मूल्य सीखने को मिलते हैं जी। तो आपको लगता है दुनिया में और बोली जाने वाली भाषाओं में नैतिक मूल्य नहीं सिखाए जाते? उनमें भी है सर, बिल्कुल। तो सिर्फ नैतिक मूल्यों के कारण से संस्कृत को आप संस्कृति शब्द से जोड़ रहे हैं और जोड़ रहे हैं कि मोरल वैल्यूज हैं? नहीं, मोरल क्या वैल्यूज जर्मन भाषा में नैतिक मूल्य नहीं सिखाए जाते हैं? बिल्कुल सर, पर उसमें मोरल वैल्यूज भी हैं और एक संस्कृत की वैज्ञानिकता भी है। ये वो एक वैज्ञानिक लैंग्वेज है। अच्छा, ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। ये एक आम बोलचाल वाली एक कहानी बन गई है कि संस्कृत एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, या आप इसे बता सकते हैं कि ये है और ये 2 कारण हैं? सर 2 कारण मुझे मैं आपको बता सकता हूँ। बताइए। साइंटिफिक, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब हम नासा पे मैसेज भेजते थे तो क्या है कि वहाँ पर जब मैसेज जाते थे तो ऊपर वो उनका जो सीक्वेंस होता था वो आगे पीछे हो जाता था। तो आप किसी भी भाषा का देख लीजिए, जैसे ही सीक्वेंस आगे पीछे होगा तो उसके मीनिंग्स बदल जाएंगे और प्रश्नवाचक हो जाएगा। हाँ। पर आप संस्कृत का जैसे ही आप कहेंगे कि अहम पठामी या अहम भोजनम खादामी,
तो आप सीक्वेंस में कहीं भी पद रख लीजिए, अहम भोजनम खादामी, खादामी अहम भोजनम, या फिर कुछ भी कर लीजिए, उसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो ही रहेगा, उसका अर्थ नहीं बदलेगा। दूसरा बिंदु, तो ये वैज्ञानिकता ये है कि जब हम वहाँ पर हम मैसेज हो गया भेजेंगे, ये वाला पॉइंट, समझ गए। दूसरे वाला पॉइंट, वैज्ञानिकता का, हाँ, और वैज्ञानिकता ये है कि संस्कृत में हम मतलब कि आप छोटी सी, जैसे कि सूत्र है, सूत्रों में संस्कृत है, तो आप छोटी सी बात में भी बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। कुछ कह के दिखाइए मुझे। जैसे वसुधैव कुटुंबकम ही है, हमने इतना कहा, अब इसमें इसका बहुत विस्तृत अर्थ है कि ये जो सारा संसार है, ये सारा संसार हमारे परिवार के समान है। ये तो अंग्रेजी के साहित्य में भी होता है। अगर मैं बोल दूं all's well that ends well, एफोरिज्म्स होते हैं, वो तो इंग्लिश साहित्य में भी, अंग्रेजी साहित्य में भी। ये आपको नहीं लगता कि दूसरी भाषाओं का सम्मान करने से ही संस्कृत को अधिक सम्मान मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं हम एक तरीके का ऐसी रूढ़िवादिता या बाइगोट अपनी सोच में दिखा रहे हैं कि खुद को प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम नहीं, बस ऐसा ही होता है, और ये तो सबसे बढ़िया है। ये सारी चीज़ें निकली हैं संस्कृत से। पहले, सबसे पहले संस्कृत की जो बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत ही थी। तो जो नहीं, उन भाषाओं का ही सम्मान करना है हमें बिल्कुल, पर मूल में तो संस्कृत ही है सर। चलिए ठीक है। अब आपने बताया आप फिलहाल जेएनयू में रह रहे हैं। जी सर। ठीक है, जेएनयू से एक शख्सियत हैं अभी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, महिला केंद्रीय मंत्री हैं, आप नाम बता सकते हैं? जी बिल्कुल, जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो अभी वो जेएनयू से ही पढ़ी हुई है। अच्छा, ठीक। और एस जयशंकर जो अपने विदेश मंत्री है, वो भी जेएनयू से पढ़े हुए हैं। ठीक है। बच्चों को कक्षा में पढ़ाया जाता है रूप, विभक्ति, उत्तम, है ना, तो वो जो पूरी टेबल है बच्चे रटते हैं उसको। आप ऐसी कौन सी ट्रिक उनको सिखाएंगे कि वो जल्दी याद आ जाए, मतलब जल्दी याद कर ले, रटना ना पड़े उन्हें? तो हम उसे गाकर सिखा सकते हैं, जैसे कि, और इस तरह सिखा सकते हैं, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे। अभी तो आपने एक लाइन में बोल दिया, बच्चे तो इतनी जल्दी याद नहीं कर पाएंगे, सीख हाँ, पाएंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे तो, पर मैं कब पहले मैं बोलूँगा रामः, फिर उनसे कहूँगा मैं आप, वो बोलेंगे मेरे पीछे उच्चारण करेंगे, फिर रामम। तो इस प्रकार हम गा के, मतलब एक इस प्रकार गा के करेंगे तो उनको याद हो जाएगा। ये तो रेपिटेशन हो गया, ड्रिल। आप दोहरा दोहरा कर याद करवा रहे हैं, ये तो रट रहा है बच्चा। आप राम के बताएंगे, उसके बाद और शब्द होते हैं उनके, तो होते हैं मैं उनको वाक्य के द्वारा भी प्रयोग करके बता सकता हूँ। जैसे रामः पठति, तो यहाँ पर रामः का प्रयोग हो गया, वो एक वचन हो गया। रामौ पठतः, तो दो व्यक्तियों का प्रयोग हो गया। ऐसे ही रामः पठन्ति, बहुवचन हो गया। तो जब वो इस प्रकार देखेंगे कि एक वचन में रामः बनता है, द्विवचन में रामो बनता है, और बहुवचन में रामः बनता है, तो उन्हें याद आ जाएगा 1 2 3 के हिसाब से। अपनी क्लास में बच्चों के साथ वार्तालाप जो करेंगे संस्कृत में ही करेंगे? मैं वार्तालाप संस्कृत में तो नहीं करूँगा, वो उस लैंग्वेज में करूँगा जिससे वो समझ जाएं, विषय को समझ सकें। तो हिंदी माध्यम अच्छा है बच्चों के लिए समझाने के लिए, पर मैं कुछ ऐसे प्रयोग भी करूँगा कि धीरे धीरे वाक्यों का प्रयोग उन्हें सिखाऊंगा, कुछ वाक्यों को वो समझने लगे। और फिर कई जगह पे हिंदी नहीं होता अच्छा माध्यम। जी बिल्कुल, तो मैं उनकी क्षेत्रीय भाषा में जो जिसमें समझता हूँ। कन्नड़ बोल लेंगे आप? कन्नड़ नहीं, मैं वहाँ पर तमिल, इंग्लिश तेलुगु? का उधर ये है कि कन्नड़ तो मेरे को नहीं आएगी पहले, तो इंग्लिश एक माध्यम होती है जिसमें हम समझा सकते हैं। लेकिन तेलुगु और तमिल भाषा में बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं, जी, तो वो उसमें उपयोग हो सकता है बोलचाल। तो मैं वो स्थिति को देख के बच्चे किस प्रकार कितने हैं, और हर एक बच्चे को मैं कोशिश करूँगा कि उनको समझा सकूँ। जो अच्छा, हिंदी में बच्चों को हम डिक्टेट करते हैं, बच्चा लिख लेता है। संस्कृत में भी ऐसे ही कराया जाता है, तो हर बच्चा आसानी से नहीं लिख पाता, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? मतलब मैम मैं क्वेश्चन, जैसे आप बोल रहे हैं क्लास में या बोर्ड, या तो बोर्ड पे आप लिखेंगे, बच्चा उसको ठीक उतार लेगा, वो आप जब चेक करेंगे उनकी अशुद्धि का तो बाद में पता चलेगा, जिसका निवारण करेंगे। कई बार आप बोलते हैं, बोल के बताएंगे उनको, पाठ पढ़ते हुए कोई चीज़ है कि बच्चों इसको नोट कर लो, तो आप संस्कृत में बताएंगे, बच्चा उसको कैसे लिखने की आदत डालेगा संस्कृत कि वो मात्राएं सब सही करे, मैम कोई वर्तनीय अशुद्धि ना हो। मतलब लिपि जो है अपनी मैम, वो देवनागरी लिपि ही है, और मैं प्रयास करूंगा कि जितने मतलब कि हमारी संधियां उनके बीच में हुई, उन संधि युक्त पदों को तोड़कर अलग अलग करके मैं उन्हें लिखवाऊं, जिससे उनको सरलता हो सके। और लिपि अपनी देवनागरी है तो वो लिख सकते हैं। जैसे भवन्ते पेया एक शब्द है,
तो मैं उसको सरल कर सकता हूँ भवंती अपेया, तो उसे वो आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, एक बार मेरे साथ हुआ था ऐसे, क्लास में एक बच्चे ने कहा कि मैडम संस्कृत तो बहुत आसान है, हिंदी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने कहा कैसे आसान है? कि उल्टी मात्राएं लगा दो, सब पे छोटी मात्राएं लगा दो, अपने आप संस्कृत बन जाएगी। अगर बच्चा ये प्रश्न करता है, उसको कैसे उसको संतुष्ट करेंगे? तो मैं उनको बताऊंगा कि ऐसा नहीं होता है उल्टी मात्राएं लगाने से, क्योंकि वो तो फिर अशुद्ध छोटी मात्राएं तो है ना ज़्यादा, वो बच्चे ने लिखते हुए या किताब में देखा, ये उसका परसेप्शन तो बन गया। उसको कैसे बताएंगे? तो ये उसकी शंका कैसे दूर करेंगे? उसकी शंका तो मैं बताऊंगा कि आपने मतलब उन्होंने कहा कि जैसे मैं उल्टी मात्राएं लगा हाँ, दूंगा, उल्टी तो मतलब छोटी की हाँ मात्रा। छोटी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा लगे उसका शब्द का अर्थ बदल जाएगा। तो मैं उससे कहूँगा आपने ये गलत करा है, इसका नहीं ऐसा होता है, तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा तो ये ठीक नहीं है, तो इसलिए आप मात्रा नहीं लगा सकते हैं। वो जो शब्द जैसा है उसे आपको वैसे ही करना है। ठीक है। अच्छा, एक मेरा सवाल है, संस्कृत एज अ क्लासिकल लैंग्वेज ज़्यादा पुरानी है, तेलुगु तमिल ज़्यादा पुरानी है? देखिए इस पर क्या है मैम कि संस्कृत तो वैसे मानते हैं, जैसे कि ऋग्वेद को हम मानते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है, तो इसको दृष्टि ऋग्वेद संस्कृत में लिखा हुआ है, वैदिक संस्कृत में, तो इसको देखते हुए तो यही लगता है कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। पर तमिल तेलुगु के लोग भी कहते हैं कि जो उनके ग्रंथ है वो भी पुराने हैं, तो इस पर डिबेट्स चलती रहती हैं, तो इसका आपका फिलहाल कुछ क्या मानना है? कंक्लूजन नहीं निकलता। आपका क्या मानना है? मेरा तो सर ये मानना है कि संस्कृत ज़्यादा पुरानी है। यदि जब ये एक कहते कारण का यही कारण मैंने बताया ना सर कि जब ऋग्वेद को हम दुनिया की सबसे पहली पुस्तक मानते हैं तो वो संस्कृत में लिखी हुई है, वैदिक संस्कृत। नहीं, ऋग्वेद को मानना भी तो कुछ एक क्षेत्र के लोग मानते हैं ना। आप नहीं, उसको तमिल एक क्षेत्र तेलुगु के तो नहीं लोग मान रहे हैं वैसे उसको। सभी ने स्वीकृत करा है सर उसे। कैसी बात कर रहे हैं? हर देश और हर इतिहास अपने इतिहास को सबसे पुराना मानता है बिल्कुल सर। और अपनी पुस्तकों को सबसे प्राचीन मानता है। ये सब जगह का एक मान्यता होती है और सब लोग इसी चीज को लेकर आगे बढ़ते भी हैं। यही वाली सोच अगर आप अपने पड़ोसी देशों के साथ ही देखेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ऋग्वेद सबसे पुराना है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार की जो ज्यादातर बातें, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ चलती आ रही हैं कि संस्कृत सबसे पुरानी, ऋग्वेद सबसे पुराना? किस ईस्वी में लिखी गई है? महाराणा प्रताप का भाला इतने किलो का। ऋग्वेद के लिए किस ईस्वी में लिखी गई? पहले क्या था कि ऋग्वेद के लिए मीमांसा में आता है कि अपरुषेयम वाक्यम वेदा, यानी कि जो वेद है वो परमात्मा की वाणी है। पहले क्या था कि ये लिखने का प्रचलन अभी आया है, पहले श्रुति परंपरा थी, वेद को श्रुति भी कहते हैं। तो पहले क्या था, गुरु जो होता था वो शिष्य को मतलब बताता था, तो उससे क्या है कि सुन सुन करके ही याद करते थे। पहले से आपका तात्पर्य पर पहले कहीं ऐसा तो होता था? शुरुआत हाँ बिल्कुल, पहले ऐसा होता था। पहले से तात्पर्य पहले कब से? पहले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले? नहीं, बहुत दिन पहले, मतलब बहुत दिन पहले नहीं, जैसे कि वेदों का काल ही जैसे बताया रचना का मतलब जो लिखे, तो 6000 साल पर समझ रहे हो, जैसे अगर मैं बोल दूं कि हीर रांझा की कहानी भी फोक ट्रेडिशन में, फोक लोर की कहानी है, क्योंकि वो भी मान लें कि हमें पता नहीं कभी पास में लिखी गई थी, तो मैं तो बोल दूं कि हीर रांझा की कहानी तो महाभारत से भी पुरानी कहानी है, क्योंकि महाभारत का रेंज तो हमें फिर भी पता है, हीर रांझा कहाँ कब लिखी गई हमें तो उसकी रेंज ही नहीं पता। आप जो बोल रहे हो, आप तो उसको टाइमलाइन में कहीं भी XYZ लेवल पे प्लेस करे, फिर आप बोल रहे हो वो ओल्डेस्ट टेक्स्ट भी है। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि जो विद्वान लोग जैसे बाल गंगाधर तिलक जी हुए, उन्होंने वेदों का जो काल माना है वो 6000 ईस्वी माना है पूर्व। ऐसे ही जो अपने मैक्स मूलर जी हुए 6000 ईसा पूर्व। हाँ, ईसा पूर्व। और ऐसे ही मैक्स मूलर जी ने उनका कोई आधार रहा होगा या अपने मन से उन्होंने ऐसा लिख दिया? सर आधार रहा होगा। तो कुछ है जानकारी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, एक चीज आपको नहीं लग रही कि हम अपने धर्मों की समय काल को जब बता रहे हैं तो हम दूसरे धर्मों के दिए गए समय को आधार मान रहे हैं? ईसा पूर्व जब हम कह रहे हैं तो अर्थात हम उनके दिए गए समय को आधार मान रहे हैं। ईशा तो सर अभी 2000 साल हुए हैं। नहीं हुए हैं, मान लिया हम तो रोमन अपने कैलेंडर है ना, वो तो। उनका कैलेंडर है, वो तो ईसाइयों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हम क्यों नहीं इस बात को सत्यापित करते हैं? जी सर। अच्छा, एक संस्कृत को लेके ये भी मानना है कि ये जो भाषा है, बहुत जगह पे ऐसा होगा कि उर्दू और संस्कृत को धर्म से जोड़ के देखा जाता है। बच्चे क्लास में आपकी कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि मुस्लिम धर्म के हैं या इस्लाम धर्म के हैं, और वो संस्कृत पढ़ने में रुचि रखते हैं, और बाकी के जो छात्र हैं वो हिंदू हैं।
तब आप अपनी क्लास को कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि हिंदू छात्रों को तो ऐसा लगेगा कि ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है, संस्कृत उनकी भाषा है, ये लोग क्यों सीख रहे हैं, इन्हें तो उर्दू पढ़नी चाहिए। मतलब तो सर ये जो भाषा को हम मतलब कि धर्म से रिलेट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। करते हैं ना, बच्चे तो उस अपने घर से परिवेश से ही सीख के आ रहे हैं। हाँ, घर से परिवेश से सीख के आ रहे हैं, तो जो उनकी सर धारणाएं हैं उनको हमें धारणा को तोड़ना है। मतलब जो कैसे पूर्वाग्रह तोड़ेंगे? तो हम उन्हें यही बताएंगे कि ये मतलब कि भाषा है, इसका आप जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज है। तो उदाहरण दीजिए, छोटे बच्चे हैं, उन्हें इतनी सब बातें नहीं समझ आएंगी ना। छोटे बच्चों को समझाना है, 2 पॉइंट बताओ कि एक ये कर दूंगा, एक ये कर दूंगा। तो सर मैं यही कहूँगा कि ये भाषा कोई भी बोल ले तो इसमें धर्म का कोई संबंधित नहीं है ऐसा कुछ। और ना ये सिखाती कि भाषा को बोलने से ये पता नहीं चलता कि ये हिंदू है। कोई मुस्लिम भी संस्कृत को बोल रहा है तो उसमें उससे ये पता नहीं चलेगा कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। चलिए ठीक। 5वीं क्लास से आज पहली क्लास लेने आए हैं सर की, और संस्कृत का पहला ही दिन है और पढ़ाएंगे। मेरा भी यही मन है कि पहले दिन आप क्लास में गए और क्या पहली क्लास है और 5वीं के बाद हम लोग पहली बार संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं। संस्कृत हमने सुनी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं नहीं। सुना ना, हमें कोई शब्द पता, कुछ नहीं पता है हमें। ये कौन सर आ गए क्लास में, क्या कर रहे हैं ये? देखते हैं अभी। पता नहीं हमारे बोर्ड पे क्या कर रहे हैं। सर आप नए हैं क्या? सभी को प्रणाम। प्रणाम। नाम सर। मेरा नाम राजेश है। तो आज मेरी यहाँ प्रथम कक्षा है, मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊँगा। आपने पहले संस्कृत पढ़ी है किसी ने? नहीं सर। नो सर। नहीं पढ़ी है। तो सबसे पहले क्या है कि क्या ये कहीं की भाषा है? संस्कृत हाँ लैंग्वेज है, एक भाषा है बिल्कुल। जैसे कि आप हिंदी भाषा पढ़ते हैं, आप इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं, तो ऐसे ही संस्कृत भाषा भी है। सर किस राज्य में बोली जाती है? संस्कृत भाषा ये नहीं कह सकते राज्य में बोली जाती है, मतलब वो सारे मतलब पूरे देश में ही बोली जाती है, या फिर विश्व में कह सकते हैं, विश्व में लोग संस्कृत को पर बोलते हैं। हमने तो सुनी ही नहीं है कभी। पर संस्कृत को आजकल क्या है कि बहुत कम लोग बोलते हैं, तो इसीलिए आपने सुनी नहीं होगी। पर आपने सर मैं स्कूल सब्जी लेने जाऊं तो रेडी वाले को संस्कृत में आलू के लिए पूछूं तो दे देगा सर? उसे संस्कृत आप अच्छा आप संस्कृत में पूछेंगी तो उसे संस्कृत नहीं आती होगी तो वो शायद नहीं देगा। पर आप संस्कृत में कहेंगे आलूकम ददाती, तो जैसे आलूकम कहेंगे तो वो कुछ समझ सकता है। जैसे आलू को आलूकम कहते हैं तो वो समझ सकता है। ददाती आलू दो, ज्यादा, आलू कम आलू ज्यादा, तो उस टाइम वो शायद ना समझ पाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्लास में क्या है कि वर्णों के बारे में जानेंगे। संस्कृत में क्या है कि 63 वर्ण होते हैं, वर्णास 63, जिसमें से कि 22 अच होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 8 अयोगवा होते हैं। सर वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है वर्ण सर? कहते हैं, आपने तो पता नहीं क्या क्या बोल वर्ण दिया। कहते हैं हम अक्षर को, अक्षर, और उसकी परिभाषा है नक्षरति इति अक्षरा, यानी कि जिसका कभी नाश नहीं होता वो अक्षर होता है, उसको हम वर्ण कहते हैं। जैसे ए फॉर एप्पल। जैसे ए है, जैसे आ कहेंगे वो वर्ण है एक, जैसे ए फॉर एप्पल। जैसे कि आप ए बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे ही संस्कृत में आ, देवनागरी लिपि में, हिंदी में हम आ ही कहते हैं, तो एक वर्ण है ये। और फिर इसके लिए महाभाष्य में आता है श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धिर निग्राह्य प्रयोगेण विज्वलित बीच में क्या क्या बोलने लगते हैं आप सर? ये महाभाष्य की पंक्तियां हैं। कौन है सर कोड महाभाष्य? लैंग्वेज है क्या? कोड नहीं, संस्कृत की ही पंक्तियां हैं। महाभाष्य कौन है सर? महाभाष्य एक पुस्तक है जो कि पतंजलि द्वारा लिखी गई है, जिसमें से कि जो वर्ण है, शब्द है, उनकी परिभाषाएं लिखी हुई है। सर आपको क्या कहेंगे संस्कृत में? सर को शिक्षकः कहते हैं, शिक्षक। आपके नाम को? हम राजेशः। जैसे आप राजेश हो, आप कैसे संस्कृत में हमें बताओगे कि मैं राजेश हूँ? मम नाम राजेशः। जैसे मैं पूछूं भवतः नाम किम, तो आप भी कहेंगे मम नाम अवधेशः, मम नाम आयुषः। इत्थम तो सर पहले हमें ये सिखाओ ना, मैं आप हम तुम हमारे, ये सिखाओ पहले, हाँ, तब हमें तो- समझ में आएगा। पर सर मुझे तो वर्ण पढ़ना था, आप वर्ण पढ़ा रहे थे सर। जी सर। तो पहले मैं इनकी जस्ट शांत करो, फिर आप पहले। तो जो मैं होता है उसका अर्थ होता है अहम। संस्कृत में अहम कहते हैं, हम अहम कहते हैं। अहम मतलब मैं। तो मेरा नाम राजेश है, तो मम नाम राजेश है, तो वो षष्ठी होती मम हो जाता है मेरा, और अहम कहेंगे तो मैं। ऐसे ही होता है सह, उसका अर्थ होता है
वह जब हम कहते हैं किसी के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके लिए कहेंगे सह। ये स के साथ बिंदी सी क्या लगा दी? ये इसको विसर्ग कहते हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा इसको विसर्ग कहते सर। व्हाट इज दिस वाह? हैं। वह फर्स्ट टाइम हियरिंग सर, व्हाट इज वाह? और ये सर माँ के नीचे क्या लगा है? माँ के नीचे ये हलंत लगा हुआ है, इसे हलंत कहते हैं, तो इससे वर्ण आधा हो जाता है इसमें। सर जैसे इंग्लिश में सबसे छोटा वर्ड आई होता है, तो संस्कृत में भी अहम सबसे छोटा शब्द है। नहीं, शब्द छोटा नहीं है। कौन सा है सबसे छोटा शब्द? सब छोटा शब्द कहेंगे तो एक अन्न है, अन्न कह देंगे। अन्न मतलब खाना? मतलब जिसमें कि कम मात्रा है, कम वर्ण हो, वो छोटा शब्द होगा। वर्ण नहीं, शब्द। शब्द? हाँ जी। तो शब्द तो कोई छोटे नहीं होते हैं वैसे, पर इस आधार पे हम कह सकते हैं वर्ण और मात्राओं का जिसमें कम सर है। आई डोंट दो नो वर्ण का में शब्द छोटा नहीं होगा? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना अन्न एक शब्द है, अन्न, तो वो उसमें दो ही वर्ण है, एक आ है और एक ना है, तो वो सबसे छोटा हो गया। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। राजेश जी, हमने मतलब आपको जो है भाई परेशान तो काफी किया। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इंटरव्यू अच्छा नहीं दे रहे हो या बेहतर नहीं दे रहे हो। आपको किसी ना किसी स्तर पर तो ले जाकर सवाल ऐसा पूछेंगे कि जिसमें आप फंसेंगे, तो होता ही है। लेकिन आपने सवालों को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया है। मतलब आपको हमने टेढ़े मेढ़े बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे तो आपने अच्छे से उन्हें संभालने की कोशिश की है। लेकिन जो कुछ चीज़ें आप संस्कृत की मजबूती के लिए कह रहे हैं ना, वो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि संस्कृत वाला वर्ग उन्हें मान रहा है और हिंदी वाला वर्ग अपने वाली को मान रहा है, तमिल वाला वर्ग अपने वाली को, जर्मन वाला जबकि वर्ग। पैनल जो है वो संस्कृत से इतर लोग ज्यादा होंगे। हाँ जी सर। तो ये होता है कि मतलब गणित में, गणित का अध्यापक, मुझे तो लगता है गणित एक भाषा है और है भी एक भाषा, अपने सिंबल भी हैं, अपने प्रतीक चिन्ह है हमारे। तो ये इस तरीके के दावे की हम नैतिक चीज़ें सीख जाएंगे, हर भाषा में नैतिक चीज़ें होती हैं। कई जगह पे जहाँ पे भाषा नहीं है वहाँ के भी लोग नैतिक चीज़ें सीखते होंगे। तो मतलब आप वो चीज़ों का इस्तेमाल करिए, सॉलिड चीज़ों का, जिससे कि भाषा की सुंदरता और उभर के आए। जैसे आपने साइंटिफिक रीजन दिया, मुझे अच्छा रीजन दिया कि ऐसे मैसेज भेजते हैं। और नासा नहीं, वो स्पेस की बात हो रही थी। हाँ, मतलब नासा ने भेजा था सर ना। हाँ, मतलब आपको कहना था, आपने कहा जैसे हम नासा में मैसेज भेजते, स्पेस में मैसेज भेजते। स्पेस में मैसेज। ठीक ठीक था, पर आपकी बात समझ में आ बात गई सही थी, समझ में। तो और एक दूसरा, आप ना कई बार बोलते वक्त ऐसे बोलते थे कि अपनी ये होती है ना, हम मतलब वो सामने मैं ऐसे वर्ड बोल देता हूँ जो सामने वाले को समझ में नहीं आते, या फिर अपनी गति में बोल देता हूँ। हाँ, ऐसे गति में। जैसे आपकी बीच बीच में बोलने, मतलब ऐसे जैसे दोस्त से बात कर रहे हैं, अपना होता है ना, जैसे अपनी ऐसे कर लेंगे ना, वो नहीं आप इस्तेमाल करेंगे। और एक थोड़ा सा पीछे कमर लगाइए एक बार, हाँ, रिलैक्स हो गए और कंधे थोड़ा सा पीछे करिए और हाथ को वैसे रखिए दोनों। ये है बैठने का तरीका, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। बाकी और दूसरा, जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, शास्त्रीय पंक्तियां अगर हम प्रयोग करेंगे, जब आप मास्टर्स को पढ़ा रहे हैं वहाँ काम की है। मतलब महाभाष्य के श्लोक छोड़ दिया आपने हमारे ऊपर। महाभाष्य शास्त्री के बच्चे को कम समझ में आता है, आप सीधा सीधा 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को उस टाइम महाभाष्य सर वो की। मेरे से ऐसा और हुआ। पहली क्लास जब है तो मेरे हिसाब से पढ़ाने का जो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जो भाषा मुझे आती है उनके शब्दों को आप संस्कृत में, छोटे छोटे शब्दों को, हाँ। कि चलो आज मैं आप लोगों को संस्कृत में नमस्कार करना सिखाता हूँ, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। आप क्लास में आते तो आप आते ही हमें कुछ नमस्कार संस्कृत में कर देते, फिर बोलते आपकी समझ आया मैंने क्या बोला। फिर ऐसे ही कि आप घर पे जाओगे, आज अपने माता पिता को आप ऐसे बोलिएगा, एक एक वाक्य हमें आज की क्लास से सिखा के भेज देते, तो हमारी रुचि बन जाती है, हम बोलने की कोशिश करते अपने आप आते कि हमें क्लास में कुछ अच्छा सीखने हाँ, मिलेगा। हम 2-3 वाक्य लेके आते कि सर मुझे ये बोलना है, मुझे ये बोलना सिखाइए सर। तो वो होता आप पहले आगे कि ये वर्ण है, ये है, ये है। तो मैंने इसके लिए मैं क्लास ठीक थी आपकी, हम पहली क्लास वर्ण से शुरू करते हैं, पर वर्ण से पहले भी आप संस्कृत से बच्चे को जोड़ोगे, फिर उसे लगेगा मुझे वर्ण सीखना चाहिए। एक ईसा पूर्व पे सर ने प्रश्न किया था कि आप, मैं उसके लिए ख्रिस्टाब्दे या फिर विक्रम नहीं, आपको कहना था कि ईसा पूर्व जो है वो एक यूनिवर्सल पद्धति है। यूनिवर्सल जब हम बात करते हैं, मैं अगर संस्कृत के हिसाब से बताऊंगा, विक्रम संवत बताऊंगा, वो जर्मनी का आदमी नहीं जानेगा। तो ग्लोबली जो है वो ईसा पूर्व स्वीकृत है, इसलिए ईसा को हम लोग जो है जानते हैं। जैसे बुद्ध है, बुद्ध के समय से हम लोग। और मेरा पूछने का पीछे इसके एक तर्क ये भी था कि आप मुझे तुरंत बता दें हाँ
कि अगर सर मैं सॉरी सर कि अगर मैं इसे संस्कृत के उसमें बोलूं, वरना इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है ना कि जैसे आप खुद उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो जिनको आप कह रहे हो कि उनके बजाय संस्कृत बेहतर है। मतलब जैसे मैं किसी को कह रहा हूँ कि यार हिंदी सही है, फिर मैं उसे कह रहा हूँ हिंदी संस्कृत इज गुड लैंग्वेज, तो मतलब मैं अपनी बात को कहने के लिए अंग्रेजी का सहारा ले रहा हूँ। तो आप अपनी बात को कहने के लिए दूसरों के सिस्टम का सहारा ले रहे हो, जबकि संस्कृत के अपने सिस्टम हैं, दिए गए हैं। और एक ये हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर, हाँ ये प्रश्न बहुत जरूरी बनेगा, ये वाला प्रश्न जो है, क्योंकि संस्कृत भाषा को धर्म से जोड़ के देखा जाता है और उर्दू को भी धर्म से जोड़ कर देखा जाता है। हिंदी को तो फिर भी नहीं देखा जाता है, लेकिन उर्दू और संस्कृत को तो मतलब बिल्कुल कट्टर दो भाषाएं हैं। और आपको इसे बोलने के लिए ना कुछ ऐसे उदाहरण लेने पड़ेंगे, जैसे आप बच्चों को बोल सकते हैं कि जब हमें मान लिया दर्द होता है, ठीक, या हम खुशी जाहिर करते हैं, तो वो हम हंसने लगते हैं या फिर हम चिल्लाने लगते हैं। तो जैसे इन चीज़ों को हम धर्मों में नहीं बांट सकते, तो ऐसे ही संस्कृत, हिंदी, ये इन सब चीज़ों का भाषाओं से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का मतलब भाषाओं से लेना देना। हाँ, बोलो कि बताओ कैसे। भाषा तो अपनी अभिव्यक्ति करने की एक वो है तरीका, खुद को अभिव्यक्त करने का तरीका है। तो आप अभिव्यक्त करने के लिए साइन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता है। बताओ उसमें कहाँ से बच्चों तुम रिलीजन जोड़ोगे, तो उन्हें बताना है कि आप और लोग भी पूछे तो आपको बताना है कि ये खुद को अभिव्यक्त करने का बताने का तरीका है, माध्यम है। तो इसमें धर्म कहाँ हो। जितनी भाषाएं हम सीख जाएंगे उतनी स्वीकृति हमारी बढ़ जाएगी। हाँ, उतने मतलब ज्यादा एक विचारों को हम expression है जानेंगे। आपका। एक एक्सप्रेशन भाव करने है। का, खुद को भाव है एक जो तरीका। पर बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया ठीक था, है। बहुत था। तो देखो परेशान तो इंटरव्यूअर में करना तो पड़ता है। एक सर एक क्वेश्चन का और पूछना था, जो मतलब बच्चा हिंदी और संस्कृत लेना चाहता है, तो वहां पर तो मैं संस्कृत के लिए ही कहूँ ना, मैं संस्कृत का टीचर हूँ। क्यों नहीं कहोगे, और क्या कहोगे कहोगे आप, हिंदी के लिए लेकिन थोड़ी नहीं कहूँगा। पर वो परेशान करेंगे ना कि आप तो बायस्ड हो पहले से, आप अपने आप आप से ये आग्रह बनाए गए हो। आप बच्चे को ये मतलब क्या कह सकते हैं कि आपने जो रीजन दिया ना वो सही नहीं था एक ठोस कि कारण उसके लिए। मैं बेहतर पढ़ा दूंगा इसलिए पढ़ लो। तो आपसे आपके अच्छा पास reason उसके क्या है? कारण होने चाहिए। Reason क्या देना आप उसको बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे पुराने वेद हैं ना, जितनी भी पुरानी चीजें हैं वो सब संस्कृत में। अगर आप संस्कृत भाषा सीख जाओगे तो आप चीजों के बारे में और बेहतर रूप से पढ़ के सीख पाओगे, खुद पढ़ पाओगे। जिन चीजों को उच्चारण करके आज हिंदी इंग्लिश में लिखा गया है, तो कुछ ना कुछ बातें छूट गई हैं, आप स्वयं उन चीजों को पढ़ पाओगे, एक कारण हो गया। तो मैंने ये बात कही थी मैं सर के, मतलब संस्कृत हम सीखेंगे तो हिंदी हमें आई हाँ, जाएगी। वो सही भी अच्छा बात है। रीजन वो सही बात है, अच्छा पॉइंट है। ये भी इसमें एंगल डाल सकते हो कि एक इंटर कम्युनिकेशन के लिए वो इंग्लिश तो ले ही रहा है, और अपने स्टेट बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए वो अपनी कन्नड़ तो ले ही रहा है। तो जो कम्युनिकेशन के लिए जितना बनता था उतनी उसने ले ली है। अब ये जो थर्ड लैंग्वेज उसको चूज करनी है, ये वो कल्चरल, लिंग्विस्टिक, मॉरल, एथिकल पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से ले सकता है। तो संस्कृत से बेहतर कोई भाषा नहीं। कि ये ऐसी चीजें बच्चों को आप बता सकते हो, इस साइंटिफिक वाला रीजन दो कि इस पे आगे चल के रिसर्च किया जा सकता है बहुत ज्यादा। साइंटिफिक में आपने सेकंड रीजन मुझे शायद गलत लगा। सेकंड आप ये दे सकते हो कि इंग्लिश में अगर सी और एच लेटर्स को मिला दें तो कई वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन च बनती है, कई जगह क बनती है, इसलिए इंग्लिश और संस्कृत में इसलिए जैसा English लिखा जाता है scientific उसको नहीं वैसे ही है। उच्चारण किया जाता है। हाँ बिल्कुल, लॉजिकल है यानी। ये लॉजिकल है। ये इसलिए आप तार्किक साइंटिफिक दूसरा भाषा। रीजन बोल सकते हो। और आप इंटरव्यू में जीन्स नहीं पहन के जाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। अभी मैं Sport क्या हुआ shoes, कि jeans कॉलेज नहीं। से मैं सीधा आ स्पोर्ट गया। शूज भी नहीं, जीन्स भी नहीं। पर अच्छा था मतलब, और अच्छा आप मतलब तिल मिलाए भी नहीं, बिल्कुल प्रेशर में अच्छे से मुस्कुराहट बना। भी- हमने जितना परेशान करना है। मतलब आपकी जो मुस्कुराहट है वो भी बनी रही। बढ़िया रहा। अच्छा, और एक क्वेश्चन वो था, मैम ने मरती हुई भाषा कहा था, तो मैं वहाँ पर अपना डिफेंड कैसे कर सकता हूँ? मतलब इन वाक्यों का कहा कि, तो वाक्य तो देह वाक्य तो हमारी सब जगह लिखे हुए, धर्म चक्र प्रवर्तना है, ये सब चीज़ें तो लिखी हुई हैं, मतलब कि पर देखा जाए। उसका उत्तर आपका ठीक था, लेकिन अभी इस पे आप ये कह सकते हो कि सर हाँ वो भी है। इस पे ये प्रश्न तो बनेगा, बिल्कुल मरती हुई भाषा है। जो भी संस्कृत से इतर व्यक्ति है वो यही कहेगा मरती हुई भाषा है। लेकिन इसके पीछे आप कह सकते हो कि ये दुराग्रह संस्कृत के प्रति एक काल रहा है पूरा का पूरा, जिसके कारण से संस्कृत जो है वो समाज से थोड़ा दूर हुई है। लेकिन आप बता सकते हो कि वर्तमान में इसके प्रयास शुरू हुए हैं। एक राज्य ऐसा है या कोई एक गाँव ऐसा है जहाँ पूरी संस्कृत बोली जाती है।
और धीरे धीरे जो है वो सरकारों के प्रति, वो आपने ठीक कहा कि सरकार ऐसा प्रयास कर रही है और ध्येय वाक्य सारे संस्कृत में ही है, वो सब ठीक था आपका, लेकिन ये काल का कारण आप दे सकते हो कि अगर ऐसा कहा जा रहा है तो उसके पीछे वो क्यों कह रही है ऐसा बात, क्योंकि वो तो संस्कृत की विद्यार्थी काल नहीं है में ना। जो भक्ति काल है वो सारा संस्कृत बेस्ड है। और ये जितने फिर ये जो मध्यकाल रहा है, जब मुगल शासक आए हैं, अंग्रेज शासक आए हैं, इनके काल के कारण से, दुराग्रह के कारण से संस्कृत जो है वो दूर हो गई थी, बिल्कुल लेकिन मरती भाषा नहीं है, वो जीवंत बनी रही। संस्कृत के पढ़ने वाले लोग हमेशा बने रहे। आप डिफेंसिव हो के ये मत बोल दो कि नहीं बिल्कुल मरती भाषा, आप बोलो कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि आम बोलचाल में या देखने को मिलती नहीं है, लेकिन ये क्लासिकल लैंग्वेज है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री को हम कभी मार नहीं सकते। जिस दिन हमने अपने इतिहास को मार दिया उस दिन हम अपना भविष्य भी खत्म कर लेंगे। ये वो भाषा है जो हमें हमारे भूत और काल इसके से पीछे आप जोड़ कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हो कि संस्कृत में कम लोगों की रुचि होने का कारण है कि आसपास का वातावरण ऐसा बना दिया गया है। लेकिन अगर अच्छे शिक्षक समाज में आए, योग्य शिक्षक, योग्य शिक्षक अगर ये समाज में इंटरव्यू आए, अपनी तरफ खींच लाओगे फिर आप, आपसे फिर प्रश्न हो जाएगा अगला। ये मेरा योग्य point शिक्षक सोच रखा था पहले, योग्य कि शिक्षक और की मैं बहुत बड़ी अपने कमी है। छात्रों में, मैं ये हो रहा है लेकिन मैं अपने छात्रों में ये मूल्य उत्पन्न करूंगा कि वो अपनी जड़ों को ना भूले, रुचि उत्पन्न करें इन चीजों के प्रति। और बाकी कुछ आंसर्स आपके वाकई में मतलब पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे। अच्छे से आंसर। और एक चीज़ और सर मेरे को ये पूछनी है कि जैसे मैं अभी JNU से PG कर रहा हूँ, तो मेरे को ये बात लिखनी चाहिए या बतानी चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल, सारा आपकी तरफ आ जाएगा। आपको PhD पे बात होने लगेगी, रिसर्च पे जरूर पूछेगा। PG कर रहा है। PG, हाँ, पोस्ट अच्छा ग्रेजुएशन। PG MA कर रहा हूँ, तो उसमें ये हो सकता है कि वो मेरे से और ऊपर लेवल क्वेश्चन पूछें। क्या दिक्कत है? पूछ सकते हैं। सब्जेक्टिव तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। हाँ, आपका सब्जेक्टिव ठीक है, संधि महाभाष्य समास तो आप कारक प्रत्यय से निकाल बाहर ही प्रश्न लाए नहीं थे। पूछेगा KVS का एक्सपर्ट जो है। ठीक है, जाओ आप, बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद सर, नमस्ते। बहुत बहुत।